हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मैथ्स एंड साइंस। मेरा नाम है सैफ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th विज्ञान चैप्टर नंबर 6 जय प्रक्रम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सभी पौधे दिन के प्रकाश में ऑक्सीजन एवं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण बताइए। तो इसका उत्तर है, दिन के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन बनाने की दर श्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की दर से बहुत अधिक होती है। परिणाम स्वरूप दिन में पौधे ऑक्सीजन देते हैं और रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, केवल श्वसन होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो दिन के समय में पौधे श्वसन के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी करते हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पैदा होती है और दिन में पौधे ऑक्सीजन देंगे और रात के टाइम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, जिस वजह से श्वसन की प्रक्रिया होगी और श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो रात को पौधे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और दिन में ऑक्सीजन देते हैं। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि गार्ड सेल किस प्रकार पर्णरंध्रों को खोलने एवं बंद करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो इसका उत्तर है, जल के अवशोषण से गार्ड सेल के फूलने के कारण पर्णरंध्र खुल जाते हैं और जल निष्कासन से गार्ड सेल के सिकुड़ने के कारण पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं। इस प्रकार गार्ड सेल पर्णरंध्रों को खोलने एवं बंद करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो याद रखेंगे, जैसे जैसे गार्ड सेल के अंदर पानी भरता है तो फूल जाते हैं, फूल जाने की वजह से पर्णरंध्र खुल जाते हैं और गार्ड सेल से पानी निकलने के कारण पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, दो हरे पौधे अलग अलग ऑक्सीजन रहित बंद पत्रों में रखे जाते हैं, एक अंधेरे में तथा दूसरा लगातार सौर प्रकाश में। कौन सा पौधा अधिक समय तक जीवित रहेगा और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, जो पौधा लगातार सौर प्रकाश में रखा गया है वही पौधा अधिक समय तक जीवित रहेगा, क्योंकि ये श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उत्पन्न करने में सक्षम है। तो ये तो सिंपल है, जो पौधा सूरज के प्रकाश में रखा जाएगा वही अपना प्रकाश संश्लेषण करेगा और श्वसन करेगा और वो जिंदा भी अधिक समय तक रहेगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे अब इसके बाद, यदि कोई पौधा दिन में प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है तथा ऑक्सीजन ले रहा है, क्या इसका मतलब यह है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, बिल्कुल सही है कि अगर कोई पौधा दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन निकाल रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही कोई पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन गैस देता है दिन के समय में। अब इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। प्राय यह माना जाता है कि यदि दिन में प्रकाश में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहे हैं तथा ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो रही है अथवा श्वसन की प्रक्रिया से बहुत कम गति से हो रही है, लेकिन वास्तव में दिन के प्रकाश में पौधे ऑक्सीजन गैस निकालते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो श्वसन में उत्पन्न होती है का अवशोषण कर लेते हैं। चूँकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया श्वसन की प्रक्रिया के सापेक्ष तीव्र होती है, अतः दिन के प्रकाश में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बल्कि ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। ठीक। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, जल से बाहर निकलने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? तो उत्तर है इसका, मछलियाँ के जो गिल्स होते हैं, जो गलफड़े होते हैं, की सहायता से श्वसन करती हैं और इसके लिए वे जल में घुली ऑक्सीजन को ही अवशोषित करने में सक्षम हैं। तो मछलियाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर पाती, अतः जल के बाहर निकालने पर श्वसन के अभाव में मर जाती हैं। तो जो मछलियाँ होती हैं केवल और केवल जल में घुली हुई ऑक्सीजन से ही सांस ले सकती हैं। तो उनके जो गलफड़े होते हैं उनका ये फंक्शन होता है कि जल के अंदर घुली ऑक्सीजन को ही वो श्वसन के दौरान लेंगे, वायुमंडल में घुली ऑक्सीजन को नहीं ले सकते। इसलिए जैसे ही मछलियों को जल से बाहर निकाला जाता है तो मर जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी से हरे पेड़ पौधे विलुप्त हो जाएं तो क्या होगा? तो उत्तर है, संपूर्ण जीव
पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं, इसलिए सभी जीव भूखमरी से मृत्यु को प्राप्त होंगे। यानी हरे पेड़ पौधे अगर विलुप्त हो जाते हैं तो पृथ्वी से सभी जीव भी विलुप्त हो जाएंगे। इसका कारण ये है कि सभी जीव सीधे यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी जीवों में क्षुद्रांत्र लंबी तथा मांसाहारी जीवों में छोटी होती है। क्षुद्रांत्र का मतलब है छोटी आंत। तो जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके अंदर छोटी आंत बड़ी होती है और जो मांसाहारी होते हैं उनके अंदर छोटी आंत छोटी होती है। क्यों? तो शाकाहारी जीवों में सेल्यूलोज का पाचन समय लेता है, इसलिए उनकी क्षुद्रांत लंबी होती है, जबकि मांसाहारी जीवों में सेल्यूलोज के पाचन की आवश्यकता नहीं होती, या होती है तो बहुत कम होती है, और मांसाहारी जल्दी पच जाता है, इसलिए उनकी क्षुद्रांत छोटी होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी छोटी आंत इसलिए लंबी होती है क्योंकि उनके सेल्यूलोज को पचने में समय लगता है। तो छोटी आंत का बड़ा होना ज़रूरी है जिससे कि देर तक पाचन होता रहे। और जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी छोटी आंत बड़ी होती है क्योंकि उनकी छोटी आंत के अंदर जो सेल्यूलोज होता है उसका पाचन बहुत जल्दी से हो जाता है, तो इसलिए उनकी छोटी आंत छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है 8वां, यदि आमाशयिक ग्रंथियों से म्यूकस का स्रावण नहीं हो तो क्या होगा? तो याद रखेंगे क्या होगा, अगर जो आमाशय होता है उसकी ग्रंथियों से म्यूकस नहीं निकलेगा तो क्या होगा? तो म्यूकस आमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पेप्सिन एंजाइम की अभिक्रिया से रक्षा करता है। यदि आमाशयी ग्रंथियों से म्यूकस का स्रावण नहीं होगा तो आमाशय के आंतरिक स्तर का संक्षारण हो जाएगा। संक्षारण होने का मतलब है जो आमाशय के अंदर अम्ल होते हैं वो आमाशय को हानि पहुंचाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, वसा के इमल्सीकरण का क्या महत्व है? तो भोजन में वसा बड़ी बड़ी कणिकाओं के रूप में उपस्थित होता है जिन पर पाचक एंजाइम को क्रिया करने में कठिनाई होती है। इमल्सीकरण में पित्तरस द्वारा वसा की बड़ी बड़ी कणिकाओं को यांत्रिक रूप से छोटी छोटी कणिकाओं में विभक्त कर दिया जाता है। इससे एंजाइम की क्रिया आसान हो जाती है और पाचन में थोड़ा इसका महत्व हो जाता है। तो याद रखेंगे, जो इमल्सीकरण होता है, इमल्सीकरण की परिभाषा होती है वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं का वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में विभक्त होना इमल्सीकरण कहलाता है। और इमल्सीकरण का महत्व ये है कि पाचन के दौरान जो एंजाइम्स होते हैं वसा के अंदर वसा पर अभिक्रिया करने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर छोटी गोली होंगी वसा की तो। ठीक है, अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, आहार नाल में अंदर भोजन के गतिमान होने का क्या कारण है? आहार नाल के अंदर जो भोजन गतिमान होता है उसका क्या कारण है? तो भोजन नली की दीवारों में मांसपेशियां होती हैं जो लगातार संकुचन विमोचन करती रहती हैं जो पूरी आहार नाल में होती रहती है। इसके फलस्वरूप भोजन आहार नाल में आगे गतिमान होता रहता है। तो याद रखेंगे, जो भोजन नली होती है उसकी दीवारों में मांसपेशियां होती हैं जिसमें लगातार संकुचन या विमोचन, ठीक है, फैलना या सिकुड़ना, ये क्रिया होती रहती है जिसकी वजह से आहार नाल के अंदर भोजन लगातार गतिमान होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, जलीय जीवों में पार्थिव जीवों की अपेक्षा श्वसन दर क्यों अधिक होती है? जल के अंदर जो जीव होते हैं उनके अंदर श्वसन दर अधिक होगी और जो ज़मीन पर रहने वाले जीव होते हैं उनके अंदर श्वसन दर थोड़ी कम होती है। कारण क्या है देखेंगे, जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का अवशोषण श्वसन के लिए करते हैं जिसकी मात्रा जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन से काफ़ी कम होती है, जबकि पार्थिव जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर पार्थिव जीवों से अधिक होती है। सिंपल, जल के अंदर जो जीव होते हैं वो जल से ही ऑक्सीजन लेते हैं तो उनको ऑक्सीजन कम मिल पाती है, इसलिए उनको सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ता है तो उनकी श्वसन दर भी बढ़ जाती है। जबकि जो पार्थिव जीव होते हैं यानी कि जो ज़मीन पर पाए जाते हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है,
तो इसलिए उनकी जो श्वसन दर होती है वो जलीय जीवों की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है? तो इसका उत्तर है, मनुष्यों के पूरे शरीर में रक्त के संचरण के एक चक्र में रक्त हृदय में 2 बार गुजरता है। एक बार दाहिने भाग से अनऑक्सीजनित रक्त और दूसरी बार बाएं भाग से जो ऑक्सीजनित रक्त होता है। इसलिए मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण कहलाता है। तो रक्त का मानव हृदय से 2 बार गुजरना ही क्या कहलाएगा? दोहरा संचरण कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होने का क्या लाभ है? मानव हृदय के 4 भाग होते हैं जिन्हें प्रकोष्ठ कहते हैं। ठीक है, 2 निलय होते हैं, 2 अलिंद होते हैं। तो उनका क्या महत्व है या क्या लाभ है हम देखेंगे। मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। 2 बाएं प्रकोष्ठ पूर्णतः दोनों दाएं प्रकोष्ठों से पृथक्कृत होते हैं, अलग अलग होते हैं। यह ऑक्सीजनित एवं अनऑक्सीजनित रक्त को आपस में मिश्रित होने से बचाते हैं। इससे ऑक्सीजनित रक्त संपूर्ण शरीर को उपलब्ध करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए, यह कब और कहाँ उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है, ऊर्जा मुद्रा का नाम, जिसको ऊर्जा का मात्रक भी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी होता है। इसका उत्पादन जीवधारियों में श्वसन के समय एक पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय होता है। तो याद रखेंगे, सिंपल है, जीवधारियों के अंदर ऊर्जा का जो इकाई होता है या ऊर्जा की जो मुद्रा होता है वो एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जीवधारियों में श्वसन के दौरान और पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15वां, कसकुटा या टिक्स एवं लीच में क्या समानता है? तो ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा, तीनों ही परजीवी है। तीनों ही परजीवी है। वे अपना पोषण पेड़ पौधे एवं जंतुओं से बिना उनका वध किए ही प्राप्त कर लेते हैं। यानी जिस जीव से या जिस पेड़ पौधे से अपना भोजन लेंगे उसको बिना मारे ही उससे भोजन लेते रहेंगे। ये होता है परजीवी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिराओं की दीवारें धमनियों से पतली होती हैं क्यों? जो शिराएं होती हैं उनकी दीवारें पतली होती हैं और धमनियों की दीवारें क्या होती हैं? मोटी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उत्तर है, धमनियों में रक्त का प्रवाह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को अधिक दाब के साथ होता है, जबकि शिराओं में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में एकत्रित होता है जिसमें कोई अधिक दाब नहीं होता। इसलिए शिराओं की दीवारें धमनियों की अपेक्षा पतली होती है। धमनियों के अंदर अधिक दाब के साथ रक्त को भेजा जाता है, इसलिए उसको सहन करने के लिए जो धमनियाँ होती हैं उनकी दीवारों का मोटा होना ज़रूरी है। और जो शिराएँ होती हैं वो रक्त को पूरे शरीर के अंगों से इकट्ठा करके हृदय में लाती हैं जिसमें कोई दाब नहीं होता, इसलिए शिराओं की दीवारें पतली होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 17, अगर रक्त में प्लेटलेट्स का अभाव हो जाए तो क्या होगा? तो सिंपल है, अगर रक्त में प्लेटलेट्स का अभाव हो जाता है तो रक्त का थक्का बनने की जो प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रक्त का थक्का जमाने में काम आती हैं और प्लेटलेट्स ही नहीं होंगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा और जो हमारे चोट लगने के बाद जो है रक्त बहता रहेगा। ठीक है, और इसकी जो प्लेटलेट्स की कमी होती है विटामिन के की वजह से होती है, याद रखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं की अपेक्षा पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्यों? तो पौधों में जंतुओं की तरह प्रचलन नहीं होता तथा बड़े वृक्षों में मृत कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में स्क्लेरन कायमा की तरह पाई जाती हैं, इसलिए पौधों को जंतुओं की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता 2 कारणों से होती है। पहला तो ये कि पौधों के अंदर जंतुओं की तरह प्रचलन नहीं होता, यानी कि वो अपनी एक ही जगह पर रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं हैं, तो ऊर्जा कम चाहिए होगी। और दूसरा, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें ज़्यादातर कोशिकाएं स्क्लेरन कायमा जो मृत पाई जाती हैं के रूप में होती हैं, जिनको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, पौधों की पत्तियां उत्सर्जन में किस प्रकार सहायता करती हैं? तो इसका उत्तर है, बहुत से पौधों में अपशिष्ट पदार्थ मोजोफिल कोशिकाओं और एपिडर्मल कोशिकाओं में एकत्रित होते हैं। जब
पुरानी पत्तियां पौधे से गिर जाती हैं तो अपशिष्ट का उत्सर्जन पत्तियों के साथ ही हो जाता है। इस प्रकार पत्तियां उत्सर्जन में सहायक होती हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है? इसमें कहा है क्यों और कैसे जल लगातार जड़ की जाइलम में प्रवेश करता रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्यों और कैसे जल लगातार जड़ की जाइलम में प्रवेश करता रहता है, तो पढ़ेंगे इसको। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में रहती हैं, इसलिए सक्रियता के साथ आयन ग्रहण करती हैं। इससे जड़ के अंदर आयन सांद्रण बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप परासरण दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण मृदा में लगातार जल पेड़ों के जाइलम में प्रवेश करता रहता है और पेड़ों की विभिन्न शाखाओं तक पहुंच जाता है। ठीक है, इस पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है।